नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई 10 साल पहले की बात होगी जब दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोकतंत्र का नया सवेरा कहा जा रहा था, लेकिन देखते देखते इस प्लेटफॉर्म से आने वाला सवेरा अंधेरे में बदल गया। सरकारों ने अपनी तरफ से कंट्रोल किया ताकि प्रोपेगेंडा फैला सकें, तो दूसरी ओर धर्म, रंग, जाति के नाम पर सर्वोच्चता की सनक से लैस नफरती तबके ने इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि किसी खास समुदाय के खिलाफ हुए नरसंहार में सोशल मीडिया पर चले नफरती अभियान की भी भूमिका थी। पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से चलने वाले नफरती अभियान एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे से भाषा, रंग और शब्द उधार लेते हैं। पूरी दुनिया में आपको इसका एक पैटर्न दिखाई दे सकता है। इन प्लेटफॉर्म के जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से को ज़ॉम्बी में बदला जा रहा है। ज़ॉम्बी उस भीड़ का नाम है जो किसी की हत्या को गलत नहीं मानती है। मंगेश नारायण राव काले, विक्रम नायक और सार्थक बागची की बनाई इन कृतियों के सहारे हम ज़ॉम्बी के बारे में बात करना चाहते हैं। आजकल की एनिमेशन फिल्मों में इस तरह की शक्लों वाले किरदार बहुत होते हैं, जिनका शरीर इंसान की तरह होता है लेकिन दिमाग में लोहा लक्कड़ भरा होता है। चेहरे पर आंखें नहीं होती और चेहरा रबर के जैसा बना होता है। इनकी अपनी इच्छा शक्ति नहीं होती है, ये दूसरे के काबू में होते हैं। शहर के शहर तबाह कर देते हैं और इंसानों को लाशों के ढेर में बदल देते हैं। ऐसे अनगिनत कार्टून फिल्में अब हमारे बीच में मौजूद हैं जिनमें ज़ॉम्बी की कल्पना साकार की जाती है। इन्हें किसी के मरने, किसी को मारने का दुख नहीं होता। अमेरिकी फिल्मकार जॉर्ज ए रोमेरो ने अपनी कई फिल्मों में ज़ॉम्बी की इस कल्पना को उभारा है। इन फिल्मों के नाम हैं नाइट ऑफ द लिविंग डेड, डे ऑफ द डेड, लैंड ऑफ द डेड, और अब अनेक प्रकार की एनिमेशन फिल्मों में इस तरह के ज़ॉम्बी आपको दिखेंगे। 2018 में ओवरलॉर्ड फिल्म आई, जिसे नाज़ी ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म कहा जाता है। इसमें दिखाया गया है कि नाज़ी जर्मनी के प्रयोग से बहुत सारे ज़ॉम्बी निकल कर आए। ब्रिटानिका के अनुसार ज़ॉम्बी का इस्तेमाल अलग अलग काल्पनिक जंतुओं के लिए किया जाता है, लेकिन उन सब में एक बात होती है, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वे हमेशा दूसरों की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके गुलाम होते हैं। टेक फॉर ऐप की सामग्री का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ज़ॉम्बी का समाज भारत में बनाने की कोशिश चल रही है और एक हिस्से को ज़ॉम्बी में बदल भी दिया गया है। इनकी सोच की बुनावट ऐसी कर दी गई है, उसमें जोश तभी आता है जब नफरती मैसेज आता है। इन मैसेजों के जरिए पहले लोगों को समर्थक बनाया गया, फिर भक्त में बदला गया, फिर वे अंधभक्त हुए और अब उन्हें ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। टेक फॉग ऐप समय समय पर ऐसी ही सामग्री की सप्लाई कर चेक करता है कि समाज ज़ॉम्बी बनने की दिशा में कितना तैयार है। 2020 में तबलीग जमात के नाम पर एक समुदाय से नफरत की आंधी चलाई गई थी। वो टेक फॉग ऐप की बड़ी कामयाबियों में से एक है। आप सोच नहीं सकते कि फूलगोभी की तस्वीर नफरत के सियासी कारोबार में इस्तेमाल की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय गोभी की तस्वीर के साथ ट्वीट किया गया कि क्या बंगाल में गोभी की कमी हो गई है। कई हैंडलों के नाम में कॉलीफ्लावर फार्मर जोड़ दिया गया। गोभी को राष्ट्रीय फूल बनाने की मांग होने लगी। आप कहेंगे कि इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन इन्होंने गोभी के फूल को प्रतीक के तौर पर क्यों चुना, यह जानेंगे तो सिहर जाएंगे कि हत्या और हिंसा के ख्याल को किस तरह पाला पोसा जा रहा है। गुजरात से कांग्रेस के नेता सरल पटेल ने इसे पकड़ा और अपने ट्विटर पर इस गोभी का संदर्भ जाहिर कर दिया। संदर्भ यह है कि बिहार के भागलपुर में हुए दंगों के मामले में 20 साल बाद जब फैसला आया तो अदालत ने 14 हिंदुओं को सजा दी, क्योंकि इन्होंने 114 मुस्लिमों की हत्या के बाद उनके शवों को गोभी के पत्तों से ढक दिया था। वहां से इनके बीच गोभी राजनीतिक कोड के रूप में प्रवेश करती है और इसके जरिए हिंसा की बातें ये आपस में करते हैं। धर्म संसद के नाम पर जमा लोग सीधे सीधे नरसंहार की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग पर्दे के पीछे गोभी के बहाने नरसंहार के ख्याल को हवा दे रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग ऐप, अलग अलग संगठन के बहाने इसे परवान चढ़ाया जा रहा है। नफरत और नरसंहार के बीच एक कदम की दूरी होती है, ठीक उसी तरह जैसे हथियार और हत्या के बीच की दूरी एक ट्रिगर दबाने भर की होती है।
टेक फॉग ऐप, सुल्ली और बुल्ली बाई ऐप के सहारे हम बड़ी संख्या में लोगों को ज़ॉम्बी बनते हुए देख सकते हैं। एक समुदाय के खिलाफ नफरत और नफरत के नाम पर एक धर्म के गौरव की राजनीति की खेप तैयार की गई है और अब उसी खेप में से एक दूसरी खेप बनाई जा रही है। इसे ट्रैड कहते हैं, TRAD, ट्रेडिशनलिस्ट का संक्षिप्त रूप है। दक्षिण पंथ के भीतर नफरत की दुनिया में यह एक नई कैटेगरी है। इसकी बुनावट में सोच वही है जो सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की सोच में है, जो फर्क करती है। ट्रैड हार्ड हिंदुत्व के समर्थक को उदार और नरम मानता है और उन्हें रायता बुलाता है। क्या यह एक कोशिश है कि अभी तक के हार्ड हिंदुत्व को नरम बताया जाए, जिस तरह से पहले के हिंदुत्व को सॉफ्ट बताकर एक हार्ड हिंदुत्व का फर्क अलग किया, जबकि तीनों सभी एक थे। एक बात और है, इनके बीच कई बार फर्क साफ दिखता है, कई बार आपस में घुला मिला लगता है। ट्रैड को सबसे पहले हिंदू राष्ट्र चाहिए, रायता की तरह विकास, और हिंदू राष्ट्र में उसका यकीन नहीं है। इस तरह की तस्वीरों से पता चलता है कि ट्रैड की सोच क्या है। ट्रैड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए मुसलमानों के लिए मलेच्छ का इस्तेमाल करता है। कई सदी पहले के इस शब्द को लाया गया। इसमें छुआछूत का भाव है, इसलिए जाति सूचक होने के कारण असंवैधानिक भी है, आप ना करें। मगर यहां आप देख सकते हैं कि सभी मलेच्छ के मारने का नारा लिखा है। ट्रैड ओला और उबर का इस्तेमाल भी एक धार्मिक नारे के समानार्थी तौर पर करता है। इस तस्वीर में हिंदू राष्ट्र की मुद्रा का, करेंसी का चित्रण है। इसमें लोगों से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी कैसी होनी चाहिए। पूरे देश को भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना यहां साकार की जा रही है चित्रों के सहारे। इसके निशाने पर केवल मुसलमान नहीं है, बल्कि दलित भी बड़ी तादाद में हैं। अब ध्यान से सुनिए, बल्कि हिंदू राष्ट्र के समर्थक दलितों से भी इसी तरह नफरत करते हैं, ब्राह्मणवाद की सर्वोच्चता चाहते हैं और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये दोनों ही तत्व हिंदुत्व के समर्थकों की धारा में मौजूद हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, हार्ड हिंदुत्व में भी सॉफ्ट हिंदुत्व में भी। ऑफलाइन में आप देखेंगे कि राजनीतिक मजबूरियों के कारण यह बात ऊपर नहीं आ पाती, मगर ट्रैड सीधा सीधा हमला करते हैं। पत्रकार नील माधव ने ट्रैड की दुनिया में दलितों के चित्रण पर काफी काम किया है। ये ट्रैड्स के ऊपर जो बात है, तो ऑनलाइन स्पेस में खासकर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, इन सब में इनका बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है और इनकी हिंसा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो अब इनके जो ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम में या डिस्कॉर्ड पे, वो सब बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं और आप उसमें नहीं घुस सकते हैं, आप नहीं जान सकते हैं। तो पिछले 2-3 साल से जो जुबैर, अलीशान, कौशिक और हम लोग इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनकी जो हिंसा है वो जितनी मुसलमानों के खिलाफ है, उतनी ही ये नफरत और हिंसा दलितों के खिलाफ भी रखते हैं और करते हैं, खासकर ऑनलाइन स्पेसेस में। तो इनका जैसे सिंबोलिज्म काफी ज्यादा उधार लिया हुआ रहता है वेस्ट से, नाजी जर्मनी से। तो अब किसी को इन्हें गाली देनी है तो ये लिखेंगे वहां पे नीचे जाके गैस गैस गैस। उसका सीधा रेफरेंस होता है गैस चेंबर जो जर्मनी में बने थे हिटलर के दौर में। उसी तरह इन्हें जो इनकी जो नफरत है, इनकी जो कुंठा है, वो उसे जनसंहार की तरफ ले गए हैं और इन सब में आपस में काफी ज्यादा कंसेंसस है जनसंहार के लिए। तो एक सहमति बनी हुई है। तो इसीलिए ये जैसे परमेश्वर मुखिया जैसे लोगों की काफी तस्वीर इनके प्रोफाइल पे आपको दिखेगी। उसके बाद इनकी नफरत खासकर अंबेडकर से बहुत ज्यादा है। तो ये काफी ज्यादा इन गाली देंगे, मीम्स बनाएंगे, फोटो मॉर्फ कर देंगे, ये तो बहुत आम है। उसके अलावा काफी ज्यादा जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल करेंगे और इसमें वो किसी अपने नेता को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो आप अगर मोदी के ईद के दिन के ट्वीट को देखेंगे या अक्सर इनके अंदर के चैट्स को देखेंगे इनके ग्रुप्स के, तो इसमें मोदी को ये लोग काफी ज्यादा गाली देते हैं उनके जाति के लिए। और ऐसा सभी बीजेपी वगैरह के नेताओं के लिए ये चीज फॉलो होती है।
तो इनका जो आप बाहरी तौर पे आपको लगेगा कि इनका जो रिजर्वेशन के लिए कुंठा है उसके खिलाफ, और वो अंदर में काफी ज्यादा हिंसा बनाए हुए है, और ये मुसलमानों के लिए भी है जैसा आप जानते हैं, और दलितों के लिए भी है। तो इसमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करते हैं, इनके प्रोफाइल सारे सिमिलर होते हैं, और आपको इसमें एस्टेब्लिश्ड पैटर्न दिखेगा आमतौर पे। और ये कब हिंसा, क्योंकि इन सब में आपस में नरसंहार के लिए एक सहमति है, तो वो इसे फैलाए जा रहे हैं, और ये कब हिंसा में तब्दील हो जाएगा, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत डेंजरस चीज है। राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर नफरत की धारा के मूल में ब्राह्मण जाति की सर्वोच्चता को समेटने का काम किया जाता रहा था, लेकिन ट्रैड ने आकर उसके बंडल को खोल दिया और बताना शुरू कर दिया कि दरअसल ये क्या है, कौन है, और ऐसे ही इस भ्रम में ना रहें कि ये इक्का दुक्का ट्वीट है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। इनके पीछे की पहचान छिपी रहती है, लेकिन काम करने वाले आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ट्रैड को लेकर आर्टिकल 14, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, अल जजीरा पर कुछ रिपोर्ट छपी है, जिसे प्रतीक गोयल, आलिशान जाफरी, जफर आफाक, नील माधव, नयोमी बार्टन ने इस पर काम किया है, लिखा है। टेक फॉग ऐप की रिपोर्ट के बाद आलिशान जाफरी और नयोमी बार्टन ने एक लंबी रिपोर्ट लिखी है वायर पर। इनका कहना है कि यह इकोसिस्टम बहुत प्रभावशाली हो चुका है। इससे जुड़े लोगों की संख्या इतनी भी कम नहीं कि आप इक्का दुक्का बता दें। ट्रेड के नाम पर ये ज़ॉम्बी जंतु ट्विटर से लेकर टेलीग्राम पर बड़ी संख्या में हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। आपको यह भी समझना होगा कि ऐसा एक कल्चरल मूवमेंट जिसमें हजारों हजार युवा जुड़ जाएं और ऐसी नफरत करने लगें जो कि अनकंट्रोलेबल हो, और उनकी दोस्ती का कारण सिर्फ ये हो कि वो नफरत करते हैं और दूसरे लोगों से ज्यादा नफरत करते हैं। वो उन लोगों से भी नफरत करते हैं जो उनसे शायद नफरत के मामले में थोड़ी सी कम नफरत करते हो, या फिर इतने खुलेपन के साथ नफरत ना करते हो। तो मेरे हिसाब से एक बहुत खतरनाक मूवमेंट है। आपने देखा है कि इस तरीके के लोग न्यूजीलैंड में जाकर मस्जिदों में गोलियां चला देते हैं और फिर अपना वही मीम वाला मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं। हमने एल पैसो में भी ऐसी चीजें देखी थी, और ये बहुत खतरनाक है कि इस तरीके की एक लोन वुल्व्स की आर्मी जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन ऑपरेट कर रही हो, वो कभी भी ऑफलाइन आ सकती है, और हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जब तक ये ऑनलाइन है तब तक भी ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ये कभी भी ऑफलाइन आ सकती है, और ये अनकंट्रोलेबल एक तरीके की मैडनेस है। दरअसल हमने नफरत को जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों में समझा है वो ये है कि नफरत ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन अब हमें ये भी समझना होगा कि हो सकता है कि नफरत नीचे से ऊपर जा रही हो। जनता भी अपने लीडरों को, अपने नेताओं को नफरत के लिए उकसा रही हो। कुछ सालों में हमने देखा है कि दक्षिण पंथ के अंदर ही एक सब कल्चर डेवलप हुआ है जिसका नाम ट्रैड बताया जाता है। इसमें बहुत ही बेहूदे और बहुत ही ट्रिगरिंग मीम्स शेयर किए जाते हैं, जिसमें मुसलमान और दलित महिलाओं के, बच्चियों के बलात्कार को, जिसके ऊपर जश्न मनाया जाता है, मुसलमानों के कत्ल की बात की जाती है, नरसंहार की बात की जाती है, और उसको एक तरीके से मजाक बना दिया जाता है, जिसको आप कहते हैं जेनोसाइड एज पॉप कल्चर। ये दुनिया के कई देशों में इस तरीके के फिनोमिनन को देखा गया है। हिंदुस्तान में भी पिछले कुछ सालों से ये चीज हो रही है, और पूरी तरीके से संविधान विरोधी हैं। इनका मानना है कि संविधान को बदल देना चाहिए। संविधान हिंदू विरोधी और खासतौर पर ब्राह्मण विरोधी किताब है, और इनकी कुंठा रिजर्वेशन के खिलाफ और दलितों को मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ भी है। हमने आपको बंगाल के चुनाव के संदर्भ में गोभी का इस्तेमाल दिखाया। आप सोच नहीं सकते कि ये लोग गोभी के रूपक से एक समुदाय के खिलाफ हिंसा की बात को व्यक्त कर सकते हैं। छवियों और तस्वीरों के सहारे बात करने की भी शैली है। इस संदर्भ में एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कार्टून किरदार पेपे द फ्रॉग का उदाहरण। 2005 तक अमेरिकी समाज में इस कार्टून का एक कॉमिक के माध्यम से आगमन होता है। एक आलसी किरदार के रूप में धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगता है और लोग अपने हिसाब से इस किरदार में जोड़ने घटाने लगते हैं। कुछ साल के बाद पेपे द फ्रॉग अमेरिका में व्हाइट लोगों के बीच, नफरती लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाता है। वह ब्लैक से श्रेष्ठ होने का दावा करने लगता है। फिर इसमें जर्मनी के नाजी दौर के हिंसक ख्याल भी जोड़े जाने लगते हैं।
गार्डियन और बिजनेस इनसाइडर ने पेपे द फ्रॉग की विकास यात्रा का विश्लेषण किया है। आप उनकी साइट पर जाकर उनकी रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस कार्टून के रचनाकार मैट फ्यूरी चाहते थे कि लोग मेंढक से घृणा ना करें, उसे प्यार करें, लेकिन हो गया उल्टा। पेपे द फ्रॉग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानी आबादी के एक बड़े हिस्से में नफरत का प्रतीक बना दिया गया। 2017 में इसे बनाने वाले अमेरिका के मैट फ्यूरी ने पेपे बचाओ अभियान भी चलाया, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था। फ्यूरी आज भी अपने पेपे द फ्रॉग को नफरत की दुनिया से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। द वायर में लिखने वाले आलिशान जाफरी ने हमें बताया कि भारत में भी पेपे द फ्रॉग को अपनाया गया। ट्रैड ने इसे हरा से भगवा किया, मतलब वैसे दक्षिणपंथी जो रायतावादी हैं, जिनसे ट्रैड नफरत करते हैं, उन्हें भगवा मेंढक के रूप में बताया गया। इन्हें अंबेडकरवादियों से भी नफरत है, तो इसे जाहिर करने के लिए मेंढक का रंग नीला कर दिया गया। मुसलमानों से नफरत है तो उसे जाहिर करने के लिए हरा कर दिया गया। पेपे द फ्रॉग के रूपक पर कई सारे रिसर्च हुए हैं। नफरत के खिलाफ काम करने वाले विद्वान मानते हैं कि पेपे द फ्रॉग नाजी के प्रतीक चिन्ह स्वास्तिका की बराबरी का बन गया है। अब यह नफरत का सबसे प्रचलित प्रतीक बन गया है। बेचारा मेंढक, इसे क्या पता कि इसके नाम पर दुनिया में इंसान हैवानियत का कोड रच रहे हैं। आई फील सैड फॉर द फ्रॉग। हमने ये भी देखा है कि ये एक खास तरीके की वोकैबुलरी काढ़ रहे हैं और उस वोकैबुलरी से हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से जेनोसाइड को एक मजाक, उसको बिल्कुल एक पॉप कल्चर बना देने की कोशिश चल रही है, जिसमें ये पेपे द फ्रॉग जो कि अमेरिका के और यूरोप के फार राइट का सिंबल बन गया था, उसको हिंदुस्तान में ले आए हैं, उसका भगवाकरण कर दिया है। उसको कभी हरा फ्रॉग बनाते हैं जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, कभी उसको नीला बनाते हैं जो दलितों को रिप्रेजेंट करता है। और आप देखिए कई सारी ऐसी मीम्स होती हैं जिसमें दलितों को कॉकरोचेस की तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उन पे भीमटा हिट डालकर उनका कत्ल, उनको एक तरीके से उनके ऊपर नाटजीज की तरह कॉन्सेंट्रेशन सेंटर्स में उनको मारने की बात की जाती है। आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे सिंबल्स जो ये यूज करते हैं वो डायरेक्टली नाटजीज से इन्होंने अप्रोप्रिएट किए हैं। और ये समूह ज्यादातर इसमें जुड़े हुए लोग अनोनिमस हैंडल्स से अपना काम करते हैं। इसमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम उम्र के हैं, 18 से 25 साल की उम्र के लोग, जो हो सकता हो आपसे आम दिनों में मिलें और आपसे उनके मुसलमान दोस्त भी हों, मुसलमान क्लासमेट भी हों, दलित क्लासमेट हों, महिला क्लासमेट हो, लेकिन वो अपने विचारों को पब्लिकली ना एक्सप्रेस कर सकें, इसलिए वो एक अनोन हैंडल से, एक अनोनिमस आइडेंटिटी के साथ ये सारी बातें कहते हैं। यह वो दक्षिण पंथ है जो हत्या और सत्यानाश के जरिए अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का ख्वाब देख रहा है। इसकी चपेट में आपके बच्चे आ रहे हैं और बच्चों को इन तक पहुंचाने में समाज के कई लोगों की भूमिका है, परिवार में रिटायर्ड लोगों की। ट्रैड पर काम करने वाले बताते हैं कि अब महिलाओं को भी उग्र और हिंसक नफरत की राह में धकेला जा रहा है। कई बार महिलाएं भी मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार या हत्या को सही ठहराने लग जाती हैं। जम्बू द्वीप के ये नए जंतु हैं, ज़ॉम्बी जंतु। अच्छे खासे स्वस्थ दिमाग को बीमार दिमाग में बदला जा रहा है। नफरत और हिंसा के अलावा इनकी भाषा ही नहीं। इसका मतलब है कि ये सोच नहीं सकते, तर्क नहीं कर सकते। ऐसे लोग कहीं बदल ना जाएं, इसके लिए समय समय पर नफरत के मुद्दे चलाए जाते हैं, कभी टेक फॉग ऐप के जरिए तो कभी गोदी मीडिया के जरिए। इस पूरी प्रक्रिया में लोगों के भीतर करुणा खत्म हो जाती है, दया और दर्द मिट जाता है। सोशल मीडिया के दौर में ऐसे भी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। हर कोई 2 मिनट से कम का वीडियो देखना चाहता है, यानी जिज्ञासा और धीरज खत्म हो रहा है। इस बेचैनी का फायदा उठाकर आपके दिमाग में ऐसी सामग्री भरी जाती है जिससे आपका सोचना बंद हो जाता है, सही गलत का फर्क मिट जाता है, आप ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जम्बू द्वीप के ज़ॉम्बी मत बनिए। ट्रैड पर काम करने वाले ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा का कहना है कि इन सब की अपनी वेबसाइट हुआ करती थी। जिस तरह से अमेरिका में 8 चैन और 4 चैन चला करता है, उसी तर्ज पर भारत में भी इंडिया चैन चला, जिस पर ट्रैड अपनी बातें लिखा करते थे। ये जो हिंदू ट्रैड्स का मामला है वो बड़ा ही गंभीर इशू है, और गंभीर इसलिए है क्योंकि अभी तक जो अरेस्ट हुए हैं उन लोग की उम्र 18 से 25 साल के बीच में है। और ये जो भी 5 लोग अरेस्ट हुए हैं
वो लोग कभी पहले रियल लाइफ में नहीं मिले। उन लोग की मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई। अभी तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग वो लोग सब ट्विटर पे मिले, ट्विटर ग्रुप्स में वो लोग बात करते थे और वहीं उन लोग का एक आइडियोलॉजिकल बिल्डअप हुआ, वहीं वो लोगों ने आइडियाज एक्सचेंज किए और उसी से वहीं से रेडिकलाइजेशन भी हुआ। हो सकता है पहले टेंडेंसीज थी यही, लेकिन जो रेडिकलाइजेशन हुआ वो एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन के द्वारा रेडिकलाइजेशन हुआ और ये एक बड़ा सीरियस इशू है क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बाहर हो रहा है। क्योंकि इंडिया में अभी जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, जो हेट स्पीच और झूठी खबरें फैलाई जाती है, उससे प्रभावित यंग इंडिविजुअल्स रेडिकलाइज हो रहे हैं और ऐसे फोरम्स पे मिलके ऐसी एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं और आप उनको एक फोरम से निकालेंगे, एक माध्यम से निकालेंगे तो वो और कोई माध्यम पकड़ लेंगे। टेलीग्राम है, फेसबुक है, जैसे कि यूएस में जो कैपिटल बिल्डिंग पे अटैक हुआ था वो फेसबुक ग्रुप्स में काफ़ी लोग मिले थे, बाद में टेलीग्राम में मिले थे। तो अलग अलग माध्यम द्वारा ये लोग नेटवर्क करते हैं और फिर ये लोग जो भी ग्राउंड लेवल एक्शन लेना है या ऑनलाइन एक्शन लेना है वहाँ प्लान करते हैं। तो ये एक अनकंट्रोलेबल ग्रुप हो गया है और ये इसलिए एक बड़ा सीरियस इशू है। ट्रेंड को लेकर इधर उधर लिखा तो जा रहा है, लेकिन इसके खतरे को अभी तक लोग कम आंक रहे थे। जब सुल्ली और बुल्ली बाई ऐप के मामले में विशाल झा, मयंक रावत, नीरज बिश्नोई, ओंकारेश्वर ठाकुर और श्वेता सिंह की गिरफ्तारी हुई, तब से ट्रेंड की चर्चा फिर से सरेआम हुई है। कितने ऐसे नौजवानों को नफरत की सुरंग में धकेला जा चुका है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमें इसके पीछे के लोगों और इन बातों के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। इन लड़कों को नफरत की दुनिया में कौन धकेल रहा है, ये किस राजनीतिक बिरादरी के लोग हैं, आज अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक के उकसाने पर न जाने कितने लोग हत्यारे बन चुके होंगे। इन सभी के पकड़े जाने पर आलिशान जाफरी ने ट्विटर पर अपना एक पुराना लेख साझा किया जो उन्होंने जफर आफाक के साथ मिलकर आर्टिकल 14 के लिए लिखा था मई 2021 में। इस लेख में दोनों ने बताया कि फरजाना बेगम, जालिम हिंदू, पाकीजा मोमिना अलीमा, सायरा बेशरम, अर्जुन पंडित नाम से कई ट्विटर हैंडल बने हैं जिनसे नफरती बातें फैलाई जाती हैं। मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की हिंसक और नफरती बातें फैलाई जाती हैं। इनके जरिए पॉर्न वीडियो भी साझा होता है। समय समय पर इन अकाउंट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये किसी और नाम से कहीं और उगाते हैं। इस लेख में फेसबुक पर एक समूह का जिक्र है, बहू लाओ बेटी बचाओ, जिससे 48,000 से अधिक लोग जुड़े हैं। इस पर मुस्लिम लड़कियों से शादी की वकालत की जाती है। मुख्य धारा के नेता इन्हीं सब बातों को दूसरे तरीके से बोल देते हैं। आपको याद होगा कि धारा 370 के हटने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि धारा 370 हट गया है, अब लोग वहां से लड़कियां ला सकते हैं। सरकार समय समय पर संसद में जानकारी देती है कि फर्जी और भड़काऊ सामग्री वाले प्लेटफॉर्म को बंद किया गया है, अकाउंट को भी, लेकिन क्या उसमें इस तरह के डिटेल होते हैं जिससे पता चले कि ट्रेंड के अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। हरिद्वार में धर्म संसद में जिस तरह से नरसंहार की बातें कही गईं, उसे लेकर इसलिए भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ऐसी बातें करने वाले नरसिंहानंद ट्रेंड के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। हिंसा की बात की निंदा करना कितना मुश्किल हो गया है। बीबीसी के अनंत जनाने ने एक सवाल पूछ लिया यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से, तो उन्होंने माइक उतार दी, वीडियो डिलीट करने के आदेश दे दिए, अनंत के मास्क को भी उतार दिया गया। मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा मत कीजिए। बातें नहीं करता। नहीं आप देख सकते हैं कि हिंसा की बात की निंदा करने में कितनी तकलीफ हो रही है। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलुरु में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और छात्रों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि धर्म संसद में हिंसा की बात जो की गई है उन पर आपकी चुप्पी सही संदेश नहीं देती है। चिट्ठी में उठाई गई हेट स्पीच की बात सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व भर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले एक दशक में यदि आप देखें तो
जिस प्रकार से हम न्यूज और डिस्कशन करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां हम एडिटर्स और जर्नलिस्ट द्वारा क्यूरेटेड न्यूज पाते थे, वहीं आज हम जो न्यूज है वो ट्विटर और फेसबुक के एल्गोरिथम्स के द्वारा पाते हैं, और इन एल्गोरिथम्स को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, और फ्रिंज ग्रुप्स इन एल्गोरिथम्स को बेवकूफ आए दिन बनाते हैं, जिसके द्वारा वो विसरल, टारगेटेड, नेगेटिव इमोशनल कंटेंट का प्रयोग कर फ्रिंज आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेनोसाइडल स्पीच की, तो ये पहली बार नहीं कि भारत में जेनोसाइडल स्पीच चल रहा है, पहले भी जेनोसाइडल स्पीच भारत में चला है। 2019 में ट्विटर पर, 2020 में ट्विटर पर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जेनोसाइडल ट्रेंड्स नेशनली ट्रेंड किए ट्विटर पर, और ट्विटर ने इनके बारे में कुछ खास नहीं किया। और ये जो मुद्दा है वो सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं है, अमेरिका में, ब्राजील में, म्यांमार में, यूरोप में अलग अलग प्रकार के समुदायों के विरुद्ध जेनोसाइडल हेट स्पीच फैल रहा है। जिस देश में अभी कोरोना की महामारी है, उस वक्त हमें स्वास्थ्य, रोजगार, पानी इत्यादि जैसी सुविधाओं के विषय में बात करना है, लेकिन आज भी हम हेट स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा है, इट्स अ मेजर सोशल इशू, जिसके बारे में हमें और बात करनी चाहिए, और इससे हमें कैसे लड़ना है इसके बारे में सोचना चाहिए। ट्रैड के सामने सब चुप हैं, क्योंकि ट्रैड उनके अपने भी हैं और उन्हीं के दुश्मन भी। धर्म के नाम पर नफरत की सोच को एक खतरनाक मुकाम पर ले जाने वाला यह आंदोलन कभी भी बोतल में बंद जिन्न की तरह बाहर निकल सकता है। ज़ॉम्बी तैयार हो चुके हैं, ये कब, कहां, किस रूप में भगदड़ मचा देंगे किसी को पता नहीं। अपने बच्चों को ज़ॉम्बी बनने से बचा लीजिए। नफरत की पॉलिटिक्स से आपको जीरो मिलने वाला है, और आपके पास जो भी है वो जीरो होने वाला है। इतना तो जानते ही होंगे, भारत का एक नाम जम्बू द्वीप है, तो अपने जम्बू द्वीप को ज़ॉम्बी द्वीप होने से बचा लीजिए। ब्रेक ले लीजिए। ऐसा किसने सोचा था कि मोदी और योगी के नेतृत्व के रहते, ईडी और आयकर के रहते, बीजेपी के मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ने लगेंगे। अब यह नेतृत्व की विफलता है या विभाग की विफलता है, इस पर गोदी मीडिया के एंकर ही बेहतर बता सकते हैं। बाकी इनका नतीजों पर क्या असर पड़ेगा, तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि सौरभ की रिपोर्ट भी दिखानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी यूपी सरकार से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। वो 2 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे। ओबीसी राजनीति में अहम माने जाते हैं। 5 साल तक लोगों ने सुख भोगा। दारा सिंह चौहान की मंत्री पद छोड़ने के बाद अखिलेश यादव, जो कि सपा प्रमुख हैं, उन्होंने दारा सिंह चौहान के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर दारा सिंह चौहान का सपा में स्वागत किया है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने, जिस प्रदेश के किसानों, नौजवानों के आशीर्वाद से 5 साल तक लोगों ने सुख भोगा, लोगों ने आज उनके दुख का ख्याल नहीं, उनके सुख की चिंता नहीं थी, तब मैंने निर्णय लिया। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर बुधवार को उनके समर्थकों की जबरदस्त भीड़ दिखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी फोटो ट्वीट कर उनका सपा में स्वागत कर डाला, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य फौरन अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। हमारे इस्तीफे का कोई भी स्वागत करेगा, हम उसे धन्यवाद देंगे। हजारों कार्यकर्ता आ रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं अभी? 14 जनवरी को वो भी तय हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? तो 2 दिन क्या करेंगे? आज कल 2 दिन हम अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से, जो हजारों की तादाद में कल से लगातार आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनकी बात को सुन रहा हूँ, उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, और जो नहीं आ पा रहे हैं मैं उनसे टेलीफोन पर संपर्क करके उनसे बात करके उनकी भावनाओं को जानकारी ले रहा हूँ। कल शाम तक मैं अंतिम निर्णय की स्थिति में पहुंच जाऊंगा और 14 जनवरी को उस फैसला को सुना दूंगा। बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के पिछड़ा वोट बैंक की अहमियत समझती है, इसलिए मौर्य को मनाने की जिम्मेदारी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को दी गई है। जब हमने स्वामी प्रसाद मौर्य से केशव प्रसाद द्वारा मान मनोबल पर सवाल पूछा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य चुटकी लेते नजर आए। केशव मौर्य जी भले डिप्टी सीएम है, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं। वो स्वयं बेचारे की हालत में 5 साल बिताए हैं,
इसलिए मुझे उन पर तरस आती है। हमें उन पर कुछ नहीं कहना है। दिलचस्प यह है कि इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। सुल्तानपुर की कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। मौर्य को 24 जनवरी तक पेश किया जाना है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। ये 2014 का मामला है, जब उन्होंने मनुवाद की आलोचना करते हुए शादी में गौरी गणेश पूजन से दूर रहने को कहा था। बीजेपी ने भी शाम होते होते सपा और कांग्रेस को झटका दिया। बीजेपी ने सपा के सिरसागंज विधायक हरिओम यादव और कांग्रेस के बेहट से विधायक नरेश सैनी को तोड़ लिया है। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। चुनाव का वक्त है तो आया राम गया राम होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं, साथ में अपने दारा सिंह चौहान को ले आए, एक मंत्री, कई विधायक लेके आ रहे हैं। तो उधर बीजेपी भी जोर मारे हुए है। हरिओम यादव जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं, उनको बीजेपी ने शामिल करा लिया है। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी क्या होगी, ये सब लोग आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में भी विरोध होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट कटेंगे, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग और विधायक उनको टिकट देना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम बीजेपी के साथ भी होगी। तो ऐसा नहीं कि भी अंतर कला खत्म हो गई है। चुनाव का आगाज हुआ है उत्तर प्रदेश में, कहें तो पिक्चर अभी बाकी है। सहयोगी बिलाल और विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।